मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ये एक टाइप का कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है जिसको हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। कार्डियल इन्फार्क्शन commonly known as a heart attack is a medical emergency that occurs when the blood flow to a part of the heart muscle is suddenly blocked. This blockage prevents oxygen from reaching that part of the heart, leading to damage or death of heart muscle cells. जैसा कि अभी हमने देखा था कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होता है जब हमारे हार्ट मसल के किसी स्पेसिफिक पार्ट में या किसी स्पेसिफिक हिस्से में ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाता है, ब्लड फ्लो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। तो इसी ब्लॉकेज की वजह से ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट मसल को नहीं मिल पाता है। जब हार्ट मसल को ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिल पाएगा तो इसके वजह से हार्ट मसल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उन सेल्स का डेथ हो जाता है और मसल पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। जैसे ही हार्ट मसल पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा वैसे ही पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर हार्ट अटैक आना चालू हो जाता है। द मेन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज एथेरोस्क्लेरोसिस, where fatty deposits like cholesterol form plaques inside coronary arteries, narrowing them and reducing blood flow. When a plaque ruptures, a blood clot called as thrombus form at the site and may completely block the artery, cutting off oxygen supply to part of the heart muscle. If blood flow is not restored within 20 to 30 minutes, the affected tissue dies and causes heart attack. Risk factors include high blood pressure, diabetes, high cholesterol, smoking, obesity, stress and family history of heart disease. अगर हम बात करें मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कॉजेज की तो इसका मेन कॉज होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि जब हमारे कोरोनरी आर्टरीज के अंदर फैटी सब्सटेंस जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं पूरी तरह से, तो जमा होने की वजह से कोरोनरी आर्टरीज के अंदर प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी प्लेक की वजह से कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह से नैरो हो जाते हैं और नैरो होने की वजह से कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो पूरी तरह से रिड्यूस हो जाता है। जब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा तो ब्लड हमारे हार्ट मसल्स के तरफ नहीं जा पाता है और जब हार्ट मसल्स के पास ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो हार्ट मसल्स का डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर हार्ट अटैक आना चालू हो जाता है। कभी कभी यही प्लेग कोरोनरी आर्टरीज के अंदर पूरी तरह से रप्चर हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से फट जाते हैं और फटने की वजह से आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस या फिर ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है। इसी ब्लड क्लॉट की वजह से या इसी थ्रोम्बस की वजह से आर्टरीज पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने की वजह से ब्लड फ्लो भी पूरी तरह से रुक जाता है और जब ब्लड फ्लो पूरी तरह से रुक जाएगा तो हमारे हार्ट मसल्स के तरफ भी ब्लड नहीं पहुंच पाता है और अगर ब्लड टाइम पर नहीं पहुंच पाया तो हार्ट मसल का डेथ हो जाता है, जिसके वजह से हार्ट अटैक आना चालू हो जाता है। जो भी ब्लड फ्लो हार्ट के तरफ पूरी तरह से ब्लॉक हुआ है, अगर ये ब्लड 20 से 30 मिनट के अंदर हार्ट मसल्स के तरफ नहीं पहुंच पाता है तो वहां पर पूरे चांसेस होते हैं हार्ट अटैक आने के या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के। अगर हम बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की, यानी कि अगर किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है, अगर डायबिटीज है, पेशेंट के बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफी ज्यादा हाई है, पेशेंट काफी ज्यादा स्मोक करता है, पेशेंट ओबेस है यानी कि पेशेंट का बॉडी वेट काफी ज्यादा है, पेशेंट काफी स्ट्रेस में रहते हैं या फिर पेशेंट के फैमिली में काफी ज्यादा लोगों को हार्ट डिजीज रह चुका है, यानी कि अगर पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री रह चुकी है हार्ट डिजीज की, तो इन सब सिनेरियो में, इन सब केसेस में पेशेंट का जो रिस्क है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का या फिर हार्ट अटैक का काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो ये तो था इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। The clinical manifestations of myocardial infarction include severe chest pain or pressure that typically last more than 15 to 20 minutes. The pain may radiate to the left arm, neck, jaw, or back. Patients often experience shortness of breath, excessive sweating, nausea, and vomiting. Other associated symptoms can include dizziness, fainting, palpitation,
और इर्रेगुलर हार्ट बीट। अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर हार्ट अटैक आना चालू हो जाता है, तो उस दौरान पेशेंट के चेस्ट में काफी ज्यादा पेन होने लगता है, और पेन के साथ साथ पेशेंट को चेस्ट के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर भी फील होना चालू हो जाता है। ये पेन और ये प्रेशर 15 से 20 मिनट या फिर इससे ज्यादा समय तक भी पेशेंट को हो सकता है। जो भी पेन पेशेंट को चेस्ट में हो रहा है, ये पेन चेस्ट के साथ साथ पूरे लेफ्ट आर्म, नेक, जॉ और पेशेंट के बैक में भी होना चालू हो जाता है। इसी के साथ साथ पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगता है, यानी कि सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगता है, नोजिया एंड वोमिटिंग भी होने लगता है। इसी के साथ साथ पेशेंट को डिजीनेस एंड फेंटिंग, यानी कि पेशेंट को चक्कर आना चालू हो जाता है, पाल्पिटेशन या फिर इरेगुलर हार्ट बीट भी होने लगता है। सबसे पहला है डाइटरी चेंजेस। अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर हार्ट अटैक आ चुका है, तो इन पेशेंट को डाइट में काफी ज्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं। ऐसे पेशेंट को लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेना पड़ता है, जिसके वजह से उनके बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है और हार्ट अटैक आने के चांसेस भी धीरे धीरे कम होना चालू हो जाते हैं। इसी के साथ साथ पेशेंट को फ्रूट, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स का भी कंजम्पशन करना चाहिए। दूसरा है लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो चुका है या फिर हार्ट अटैक आ चुका है, तो ऐसे पेशेंट को अपने लाइफस्टाइल में भी काफी ज्यादा चेंजेस करना पड़ता है। जैसे कि पेशेंट को स्मोकिंग पूरी तरह से कम कर देना चाहिए या पूरी तरह से स्टॉप कर देना चाहिए। अल्कोहल कंजम्पशन पूरी तरह से कम कर देना चाहिए या हो सके तो पूरी तरह से स्टॉप कर देना चाहिए। पेशेंट को अपना वेट अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहिए और पेशेंट को फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए अंडर सुपरविजन। इसके बाद है कार्डियक रिहेबिलिटेशन। अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर हार्ट अटैक आ चुका है, तो ऐसे पेशेंट को कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी ज्वाइन करना चाहिए। एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहां पर प्रोफेशनल लोग पेशेंट को अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करना सिखाते हैं, लाइफस्टाइल एजुकेशन देते हैं, एंड हार्ट अटैक के बाद किस तरीके से रिकवर किया जाता है उसके बारे में भी अच्छे तरीके से सिखाते हैं। लास्ट है मैनेज रिस्क फैक्टर। अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर हार्ट अटैक आ चुका है, तो ऐसे पेशेंट को जो रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सब के सबको अच्छे तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। अगर कंट्रोल करेंगे तो दूसरा हार्ट अटैक आने से बच जाएंगे। अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो काफी ज्यादा चांसेस होंगे कि ये सब रिस्क फैक्टर के वजह से पेशेंट को दोबारा हार्ट अटैक आ सकता है। सो ये तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, यानी कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर हार्ट अटैक को बिना किसी मेडिसिन के जरिए किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से ठीक किया जाता है। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि मेडिसिन का यूज करके मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर हार्ट अटैक को किस तरीके से ठीक किया जाता है, किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। इसके एग्जाम्पल है एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रेल। ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं एंड क्लॉट के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। क्लॉट फॉर्मेशन जैसे ही प्रिवेंट होगा, वैसे ही हमारे ब्लड वेसल के अंदर या हमारे आर्टरीज के अंदर ब्लड अच्छे से फ्लो होना चालू हो जाता है और हार्ट अटैक के चांसेस भी कम हो जाते हैं। दूसरा है थ्रोम्बोलाइटिक्स। इसके एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड एल्टीप्लेस। ये ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं एंड क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। जैसे ही हमारे आर्टरीज के अंदर से क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा, वैसे ही हमारे आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से होने लगता है और हार्ट अटैक के चांसेस भी धीरे धीरे कम होना चालू हो जाते हैं। इसके बाद है एंटी कोएगुलेंट। इसके एग्जाम्पल है हिपेरिन एंड एनोक्सापेरिन। ये ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं एंड न्यू क्लॉट को बनने से प्रिवेंट करते हैं। जब न्यू क्लॉट हमारे आर्टरीज के अंदर नहीं बनेगा, तो हार्ट अटैक के चांसेस भी धीरे धीरे कम होना चालू हो जाते हैं। इसके बाद है नाइट्रेट्स। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन। ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं एंड ब्लड वेसल को डायलेट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और इसी के साथ साथ ये ड्रग चेस्ट पेन को भी रिड्यूस करने का काम करता है।
इसके बाद है बीटा ब्लॉकर्स। इसके एग्जांपल है मेटोप्रोलोल एंड एटिनोलोल। ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं एंड हार्ट रेट को रिड्यूस करने का काम करते हैं, और साथ ही साथ हार्ट का जो ऑक्सीजन डिमांड होता है उसको भी रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसके वजह से हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके बाद है एसीई इनिबिटर्स, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। इसके एग्जांपल है रेमिप्रिल एंड टेल्मिसर्टन। ये ड्रग हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं एंड ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से हमारा हार्ट जो है वो अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट रहता है एंड मायोकार्डियल इन्फाक्शन होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद है स्टेटिन्स। स्टेटिन्स के एग्जांपल है एटोरवास्टेटिन एंड रोजुवास्टेटिन। ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनके लेवल को कम करने का काम करते हैं एंड आर्टरीज के अंदर जो प्लेग होता है उसको भी स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। इसके बाद है पेन रिलीफ मेडिकेशन। इसके एग्जांपल है मॉर्फिन। ये ड्रग ज्यादातर जो चेस्ट में पेन होता है उसको ठीक करने के लिए एंड एंजाइटी को ठीक करने के लिए का यूज किया जाता है। इसके बाद है ऑक्सीजन थेरेपी। जब पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता है तो उस दौरान ऑक्सीजन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हार्ट को इनफ ऑक्सीजन मिलता है और हार्ट अटैक प्रिवेंट हो जाता है। लास्ट है सर्जिकल इंटरवेंशन। अगर किसी पेशेंट का केस काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है या फिर काफी ज्यादा डेंजरस हो चुका है या काफी ज्यादा सीवियर हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट का सर्जरी करना पड़ता है। और यहाँ पर डॉक्टर एंजियोप्लास्टी या फिर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग जैसे सर्जरीज को परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का हार्ट अटैक आने वाले टाइम में प्रिवेंट होना चालू हो जाता है।